मॉर्निंग स्टूडेंट, मैं आरती आप सभी का नोटबुक आईएएस में हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज हम करंट अफेयर्स की क्लास का नेक्स्ट डे हमारा है। आज हम कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स का डिस्कशन करेंगे। जो भी कल न्यूज़ रही है, इंपॉर्टेंट जो आर्टिकल्स रहे हैं, जो भी टॉपिक हुए हैं, उनका हम डिस्कशन करेंगे। लेकिन हमने जो कल से स्टार्ट किया था, क्लास के स्टार्टिंग में हम कुछ क्वेश्चंस का डिस्कशन कर रहे हैं। 4 से 5 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो प्रीवियस हमने डे में पढ़ाया होगा आपको करंट अफेयर्स का। उसके बाद हम क्लासेस स्टार्ट करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज के जो क्वेश्चन मैंने बनाए हैं कल के करंट अफेयर से, उससे पहले हम उनको सॉल्व करेंगे। आप आंसर्स अपना नोट करते रहिएगा पॉज करके। फिर जब आप पूरा कंप्लीट कर लीजिएगा क्वेश्चंस के आंसर्स, तो आप उसमें नोट मतलब हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा कि आपके कितने सही हो रहे हैं। इससे आपको पता चलेगा कि आप कैसा मतलब ठीक से पढ़ रहे हो या नहीं पढ़ रहे हो, ध्यान से सुन रहे हो, आपको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट पेज पे। हम आज का करंट अफेयर्स के क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे हम। ठीक है, पहला क्वेश्चन हमारा है, आईएमएफ द्वारा भारत की विनिमय दर व्यवस्था के पुनर्वर्गीकरण की वजह क्या है? आईएमएफ द्वारा भारत की विनिमय दर व्यवस्था के पुनर्वर्गीकरण की वजह क्या है? पहला ऑप्शन है हमारा मुद्रा अवमूल्यन, दूसरा है आर्थिक मंदी, तीसरा ऑप्शन है अनुच्छेद 4 समीक्षा, व्यापार अधिशेष। मैंने आपको कल बताया था, इसका आंसर क्या होगा? अनुच्छेद 4 की समीक्षा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, हाल ही में किस एयरलाइन ने भारत में एक ही कैलेंडर वर्ष में 100 मिलियन यात्रियों को परिवहन करने का ऐतिहासिक मील का पत्थर हासिल किया है? कौन सी कंपनी है या कौन सी एयरलाइन कंपनी है जिसने एक कैलेंडर वर्ष में लगभग 100 मिलियन यात्रियों को परिवहन करके ऐतिहासिक मील का पत्थर हासिल किया? मतलब एक वित्तीय वर्ष में या एक साल में उन्होंने कितने यात्रियों को पहुंचाया है? 100 मिलियन यात्रियों को। तो इसका ऑप्शंस क्या है? स्पाइसजेट, एयर इंडिया, विस्तारा, इंडिगो। तो इसका सही आंसर है हमारा इंडिगो। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, आईसीटी आयात शुल्क पर विवाद में कौन सा संगठन शामिल है जिसके कारण मध्यस्थता की आवश्यकता हुई है? आप क्वेश्चन ठीक से पढ़िए। क्वेश्चन क्या है? आईसीटी आयात शुल्क पर विवाद में कौन सा संगठन शामिल है जिसके कारण मध्यस्थता की आवश्यकता हुई है? पहला ऑप्शन है यूनिसेफ, G20, WTO, IMF। आप देख लीजिए आपको आंसर आ रहा है या नहीं आ रहा है। इसका सही आंसर है WTO। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय एकजुटता दिवस कब मनाया जाता है? वन लाइनर क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन बहुत सारे पूछते हैं क्योंकि 5-6 महीने में आपके ऐसे बहुत सारे दिवस आएंगे, उनकी आप सूची बनाते रहिएगा। क्वेश्चन पेपर में आपका 100% एक क्वेश्चन या 2 क्वेश्चन आपके दिवस से पूछता है कि कौन सा दिवस किस दिन पड़ता है। तो आई होप सारी चीज़ें आप नोट कर रहे होंगे। तो हमारा क्वेश्चन क्या है? अंतर्राष्ट्रीय एकजुटता दिवस कब मनाया जाता है? हमारे ऑप्शंस क्या क्या हैं? 18 दिसंबर, 19 दिसंबर, 20 दिसंबर, 21 दिसंबर। आपको आंसर आ रहा है तो आप नोट कर लीजिए। क्या है? 18 दिसंबर, 19 दिसंबर, 20 दिसंबर और 21 दिसंबर। इसका सही आंसर क्या है? 20 दिसंबर। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ऑटोमोटिव उद्योग में AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को आगे बढ़ाने के लिए हाल ही में किन सेमीकंडक्टर्स कंपनियों ने सहयोग किया है? मतलब ऑटोमोटिव जो उद्योग है, कार वगैरह जो भी बनती हैं, उसमें AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को आगे बढ़ाने के लिए, मतलब AI को यूज ज़्यादा करें कार वगैरह में, इसको बढ़ाने के लिए हाल ही में किन सेमीकंडक्टर कंपनियों ने सहयोग किया है? मतलब किन 2 कंपनियों ने आपस में सहयोग करके AI को आगे कार वगैरह में लगाने में या जो भी उसका रोल है बढ़ाने में एक सहयोग किया है? उसके ऑप्शंस क्या क्या हैं? क्वालकॉम और इंटेल, मीडियाटेक है ये, मीडियाटेक और SMD, एनवीडिया और इंटेल, मीडियाटेक और एनवीडिया। ये सारे कंपनियों के नाम है, तो हो सकता है आपको थोड़े अटपटे लगे। तो इसका हमारा सही आंसर है D, मीडियाटेक और एनवीडिया। इसका सही आंसर है, नोट कर लीजिएगा। मैंने थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन लिखा है क्योंकि कल मैंने शायद आपको करंट अफेयर्स में ये पॉइंट नहीं ऐड किया था, इसलिए थोड़ा सा मैंने ऐड कर दिया है। क्या है? मीडियाटेक और एनवीडिया एक सेमीकंडक्टर नेता ऑटोमोटिव उद्योग में
आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को आगे बढ़ाने के अनुभवों का बदलने और स्मार्ट वाहनों के लिए नए मानक स्थापित करने के लिए एकजुट हुए हैं। मतलब जो भी हमारी आजकल न्यू जनरेशन कार्स हैं जिनमें एआई यूज़ हो रहा है, उनको और अच्छा बनाने के लिए उनमें टेक्नोलॉजी अच्छी से अच्छी लगाई जाए, इसके लिए ये दोनों कंपनी आपस में अलग अलग काम करती हैं। ठीक है, नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। यहाँ से हमारा स्टार्ट होगा आज का करंट अफेयर्स का डिस्कशन। ये जो भी क्वेश्चंस थे, आई होप आपने सबके आंसर्स मार्क कर लिए होंगे। इनके आंसर मार्क कर लीजिए और आप कमेंट में बताइएगा कि आपके कितने सही हुए हैं। हमारा पहला जो है टॉपिक आज का क्या है, फाइनेंशियल ईयर या वित्तीय वर्ष के जीडीपी में कृषि की हिस्सेदारी घटकर 15% रही है। हमारा देश क्या है, कृषि प्रधान देश है, बट पहले की तुलना में अब कृषि की जो हिस्सेदारी है हमारी भारतीय अर्थव्यवस्था में वो कम होती जा रही है डे बाई डे। तो उसी का रिजल्ट अभी जो लेटेस्ट जो डाटा आया है उसके अनुसार कितनी हो गई है, 15% घटी है। ठीक है, केंद्रीय कृषि मंत्री अर्जुन मुंडा, याद रखिएगा कि मंत्री कौन है, कृषि मंत्री कौन है, केंद्रीय अर्जुन मुंडा ने लोकसभा में बताया है कि औद्योगिक और सेवा क्षेत्र में वृद्धि के चलते, मतलब इंडस्ट्रियल एरिया है और जो सर्विस सेक्टर है उसमें वृद्धि हो रही है। ये तो हम सबको पता है कि सर्विस सेक्टर बहुत बढ़ रहा है, अलग अलग तरह की बहुत सारी सर्विसेज आ रही हैं जो पहले नहीं थी। और औद्योगिक सेक्टर का तो योगदान जरूरी है, क्योंकि किसी भी कंट्री के डेवलपमेंट के लिए वहाँ पे औद्योगिक क्षेत्र का होना बहुत ज़रूरी है और उसका टाइमली डेवलपमेंट भी बहुत ज़रूरी है। भारत के जीडीपी में कृषि की हिस्सेदारी पिछले वित्त वर्ष में घटकर 15% रह गई है। मतलब अब सिर्फ 15% रेशियो या 15% हिस्सा ही है जो भारतीय अर्थव्यवस्था में कृषि का है। 1990 से 1991 में जीडीपी में कितने % की हिस्सेदारी थी, 35% की। मतलब देखा जाए 35 से सीधे कितनी हो गई, 15% पे आ गई है। कृषि मंत्री ने यह भी बताया है कि वित्त वर्ष 2019-20 से लेकर अब तक 1524 कृषि स्टार्टअप्स को 106.25 CR रुपये दिए गए हैं। पूछ सकता है ये आपसे कि 2019-20 से लेकर अब तक कितने रुपए या कितने स्टार्टअप्स को कितनी धनराशि दी गई है। तो कितने स्टार्टअप्स को दी गई है धनराशि, 1524 स्टार्टअप्स है, एग्रीकल्चर से रिलेटेड है, और उनको कितने रुपए का लोन दिया गया है, 106.25, इतनी धनराशि दी गई है। ठीक है, किसी भी कंट्री में जब एग्रीकल्चर का रोल या एग्रीकल्चर का परसेंटेज घटता है तो इसका मतलब है कि वो कंट्री डेवलप कर रही है, क्योंकि कृषि आधारित अर्थव्यवस्था अगर है तो उसमें थोड़ा सा चांसेस कम होते हैं कि वो बहुत डेवलपमेंट कर पाएगी। जब तक आपकी कंट्री में सर्विस सेक्टर का, इंडस्ट्रियल सेक्टर का रोल ज़्यादा नहीं है, तब तक आप डेवलपिंग या अंडर डेवलप्ड कंट्री के अंदर ही काउंट होते हो। अभी भी हम डेवलपिंग कंट्री ही हैं, बट हमारे देश में अब थोड़ा सा कृषि का सेक्टर या कृषि का योगदान कम हो रहा है, बाकी चीज़ें आगे आ रही हैं। तो आप ये थोड़ा सा ऐसी नॉलेज के लिए याद रखिएगा। नेक्स्ट हमारा है पुरस्कार। पुरस्कार में क्या है, पूनम खेत्रपाल सिंह को नेशनल ऑर्डर ऑफ मेरिट गोल्ड मेडल से सम्मानित किया गया है। कौन है, नाम याद रखिएगा, पूनम खेत्रपाल सिंह को किसका कौन सा अवार्ड दिया गया है, नेशनल ऑर्डर ऑफ मेरिट गोल्ड मेडल से सम्मानित किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है WHO दक्षिण पूर्व एशिया की क्षेत्रीय निदेशक डॉक्टर पूनम खेत्रपाल सिंह को भूटान के नेशनल ऑर्डर ऑफ मेरिट गोल्ड से सम्मानित किया गया है। 17 दिसंबर 2023 को थिम्पू भूटान के 116वें राष्ट्रीय दिवस पर जश्न पर भूटान के ड्रुक ग्यालपो ड्रैगन राजा ने, जिन्हें जिग्मे खेसर नागम्याल नामक ग्याल और वांगचुक भी कहा जाता है, ने दिया है इन्हें। ये उनका फोटो है। ठीक है, ये पूनम खेत्रपाल है और ये भूटान के राजा हैं जिन्हें ड्रैगन राजा या ये जिग्मे खेसर नामक ग्याल वांगचुक कहा जाता है, उन्होंने इनको अवार्ड दिया है। ठीक है, नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। नेक्स्ट हमारा है करंट अफेयर्स, किससे रिलेटेड है, औद्योगिक जल उपयोग दक्षता के लिए NTPC कांटी को मिला फिक्की वाटर अवार्ड। अवार्ड होगा यहाँ पे। ठीक है, ये अवार्ड है, ये अवार्ड कर लीजिएगा। औद्योगिक जल उपयोग दक्षता के लिए NTPC को
कांटी को मिला फिक्की वाटर अवार्ड 2023। ये फोटो है अवार्ड जब दिया गया है तो, ठीक है। कौन सा संस्करण था ये अवार्ड का? 11वें संस्करण है। तो क्वेश्चन पूछ सकता है कौन सा संस्करण का अवार्ड दिया गया है फिक्की वाटर अवार्ड कौन सा था? ये 11वें संस्करण था। किसको दिया गया है? एनटीपीसी कांटी को दिया गया, ठीक है। न्यू दिल्ली में फिक्की फेडरेशन हाउस में आयोजित भारत उद्योग जल कॉन्क्लेव के 9वें संस्करण के उद्घाटन समारोह के दौरान प्रदान किया गया है। भारत का कुल कर ये नेक्स्ट पॉइंट है, उन्होंने स्पेस नहीं दिया है, ठीक है। तो इस पे क्या है? 11वें संस्करण था और न्यू दिल्ली में फिक्की फेडरेशन हाउस में आयोजित भारत उद्योग जल कॉन्क्लेव के 9वें संस्करण में दिया गया है। ये उद्घाटन समारोह के दौरान प्रदान किया गया है। नेक्स्ट हमारा क्या है? भारत का कुल कर्ज सितंबर तिमाही में बढ़कर 205 लाख करोड़ रुपए हुआ है। क्वेश्चन पूछ सकता है कि हाल ही में आए डाटा के अनुसार भारत की केंद्र सरकार का कर्ज कितना है या धनराशि अप्रॉक्स कितनी है? तो 205 लाख करोड़ रुपए है। सितंबर तिमाही में केंद्र सरकार का कर्ज बढ़कर 1.34 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर लगभग 161 लाख करोड़ रुपए हो गया, जो पिछली तिमाही में 1.06 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर या 150.4 लाख करोड़ था। मतलब अप्रॉक्स 11 लाख करोड़ डॉलर जो है पहले की अपेक्षा बढ़ गया है। यहाँ पे डाटा नोट करते रहिएगा शॉर्ट पॉइंट्स के रूप में। फिर क्या है? यह वृद्धि भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा उपलब्ध कराए गए आंकड़ों में विस्तृत है। जो हमने अभी पीछे डिस्कस किया कि जो कर्ज बढ़ा है वो किस में विस्तृत है? भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा उपलब्ध कराए गए आंकड़ों में इसको विस्तार से बताया गया है। और indiabonds.com के सह संस्थापक विशाल गोयंका द्वारा इस पर प्रकाश डाला गया है। विशेष रूप से केंद्र सरकार का कर्ज अब कुल कर्ज का 46.4% है। तो आपसे पूछ सकता है कि हाल ही में आए डाटा के अनुसार भारतीय गवर्नमेंट का या भारतीय अर्थव्यवस्था में केंद्र सरकार का कुल जो कर्ज है, टोटल कर्ज का कितना प्रतिशत है? 46.4% है, ठीक है। और ये पूछ सकता है कि indiabonds.com के सह संस्थापक कौन है? तो ये हैं विशाल गोयंका। विशाल गोयंका जो है indiabonds.com के सह संस्थापक हैं। और अभी भारतीय अर्थव्यवस्था में केंद्र सरकार का जो ऋण है, कुल कर्ज का कितना है? 46.4%। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है टॉपिक पुरस्कार। पुरस्कार से रिलेटेड जो भी इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं मैंने यहाँ पे इकट्ठे किए हैं। जो पुरस्कार दिए गए हैं अभी सबको यहाँ पे मैंने एक साथ लिखा हुआ है, ठीक है। पहला क्या है? चंद्रयान 3 की सफलता के लिए इसरो को 5 मिला लीफ एरिक्सन लूनर पुरस्कार। आई थिंक यहाँ पे कुछ गड़बड़ लिखा हुआ है इन्होंने। चंद्रयान 3 की सफलता के लिए इसरो को मिला लीफ एरिक्सन लूनर पुरस्कार। तो लीफ एरिक्सन लूनर पुरस्कार किसको दिया गया है? इसरो को मिला है। किसकी सफलता के लिए मिला है? चंद्रयान 3 की सफलता के लिए मिला है, ठीक है। फिर क्या है? हुसाविक आइसलैंड में स्थित है, ये संग्रहालय द्वारा दिया गया है। किसके द्वारा दिया गया है? पूछ सकता है कि जो इसरो को चंद्रयान 3 की सफलता के लिए आपका लीफ एरिक्सन अवार्ड या लीफ एरिक्सन लूनर अवार्ड दिया गया है, वो किस संस्था ने दिया है? तो हुसाविक संग्रहालय है एक जो आइसलैंड में स्थित है, ने उसने दिया है। जिसके विदेश अभी हमारे भारत के विदेश मंत्री कौन है? एस जयशंकर ने इन्हें बधाई भी दी है। तो आप ये मतलब बहुत बार होता है, बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन पूछ देते हैं जिनकी हमें उम्मीद नहीं होती है। तो हो सकता है बाय चांस लिखा था तो मुझे लगा लिख देना चाहिए। भारत के विदेश मंत्री कौन है? एस जयशंकर। हो सकता है कई लोगों को ना पता हो, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्या है हमारा? लेफ्टिनेंट वाइस एडमिरल बेनाय रॉय चौधरी को मरणोपरांत वीर चक्र से सम्मानित किया गया है। ये फोटो है, ये इससे रिलेटेड है, ठीक है। इन्हें अवार्ड दिया गया है इसरो से रिलेटेड।
फिर नेक्स्ट क्या है, लेफ्टिनेंट वाइस एडमिरल बेनाय रॉय चौधरी मरणोपरांत वीर चक्र से सम्मानित हुए हैं। इनको वीर चक्र से सम्मानित किया गया है। कब दिया गया है? 18 दिसंबर 2023 को दिया गया है। INS शिवाजी में आयोजित समारोह में दिया गया है। ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, बस आप याद रख सकते हो, इसलिए मैंने ज़्यादा लिखा नहीं है इसके बारे में। नेक्स्ट हमारा है भारतीय रेलवे परिसंपत्तियों की राष्ट्रीय अकादमी का गति शक्ति विश्वविद्यालय में परिवर्तन। रेल मंत्रालय ने वडोदरा स्थित राष्ट्रीय भारतीय रेलवे अकादमी NAIR से सभी परिसंपत्तियों को गति शक्ति विश्वविद्यालय MSV को सौंपने का निर्देश जारी किया है। साहित्य अकादमी पुरस्कार 2023 24 भाषाओं में पुरस्कारों की घोषणा की गई है। कविता और इसमें आगे डिस्कस करेंगे हम। तो उसमें क्या लिखा है, भारतीय रेलवे परिसंपत्तियों को राष्ट्रीय अकादमी का गति शक्ति विश्वविद्यालय में परिवर्तन। मतलब भारतीय रेलवे परिसंपत्तियां जो हैं, भारतीय रेलवे की जो कुछ बहुत परिसंपत्तियां हैं, उनको कहाँ किस में ट्रांसफ़र किया जा रहा है या किस रूप में परिवर्तित किया जा रहा है? गति शक्ति विश्वविद्यालय के रूप में परिवर्तित किया जा रहा है। रेल मंत्रालय ने क्या किया, वडोदरा स्थित राष्ट्रीय भारतीय रेलवे अकादमी NAIR से सभी परिसंपत्तियों को गति शक्ति विश्वविद्यालय MSV को सौंप देने का निर्देश दिया है। तो रेल मंत्रालय ने क्या किया है, वडोदरा स्थित राष्ट्रीय भारतीय रेलवे अकादमी जो है से सभी परिसंपत्तियों को गति शक्ति विश्वविद्यालय को सौंपने का निर्देश दिया है। ठीक है। नेक्स्ट हमारा है साहित्य अकादमी पुरस्कार। अभी हाल ही में साहित्य अकादमी पुरस्कार दिए गए हैं 2023 में। तो कितनी भाषाओं में पुरस्कारों की घोषणा होती है? 24 भाषाओं में होती है। आपसे पूछ सकता है कि कुल कितनी भाषाओं में साहित्य अकादमी पुरस्कार की घोषणा होती है? तो 24 भाषाओं में होती है। इसमें कितनी कविताएं हैं, कितनी कविताओं या कितनी पुस्तकों को साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया है? तो कविता से रिलेटेड 9 पुस्तकें हैं। उपन्यास से संबंधित हैं 6 पुस्तकें। लघु कथाओं की हैं 5 पुस्तकें। निबंध है 3 और एक साहित्यिक अध्ययन ने साहित्य अकादमी पुरस्कार 2023 जीता है। ठीक है, आप याद रखिएगा, इसकी 6 पुस्तकें हैं, इसकी 5 पुस्तकें हैं, निबंध 3 है और एक साहित्यिक अध्ययन से साहित्य अकादमी पुरस्कार 2023 जीता है। अकादमी के अध्यक्ष कौन है? साहित्य अकादमी के अध्यक्ष कौन है? श्री माधव कौशिक है। श्री माधव कौशिक अध्यक्ष हैं इसके। आप चाहे तो इसको नोट कर सकते हैं, ये हो सकता है आपके क्वेश्चन में पूछ ले। महत्वपूर्ण दिवस जो डेली में डिस्कस करती हूँ, कुछ अवार्ड्स होते हैं, कुछ पुस्तकें होती हैं, कुछ खेल से रिलेटेड होते हैं, नेशनल इंटरनेशनल, और क्या होते हैं कुछ महत्वपूर्ण दिवस। अभी हमने एकजुटता दिवस पीछे डिस्कस किया था। नेक्स्ट हमारा क्या है, महत्वपूर्ण दिवस में कौन सा है? विश्व बास्केटबॉल दिवस। कब मनाया जाता है? 21 दिसंबर को मनाया जाता है। हाल ही में मनाया गया है। ठीक है, कल तो 21 दिसंबर को मनाया जाता है, विश्व बास्केट दिवस मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है, कि मतलब इसके पीछे रीज़न क्या है? तो 1891 में डॉक्टर नाइस्मिथ द्वारा बास्केटबॉल के आविष्कार की याद में मनाया जाता है। मतलब 1891 में डॉक्टर नाइस्मिथ ने 21 दिसंबर के दिन ही बास्केटबॉल का आविष्कार किया था। उन्होंने इसी दिन किसी कॉलेज में पढ़ाते थे, तो वहाँ पे बच्चों को थोड़ा एक्टिव रखने के लिए उन्होंने इस खेल को बच्चों के बीच में लाए थे, ताकि बच्चे थोड़ा एक्टिव रहें। सर्दियों का महीने में उन्होंने खेला था इसे पहली बार, क्योंकि दिसंबर है तो जाहिर है कि सर्दियों के महीने में खेला होगा। खेल के वैश्विक प्रभाव को पहचानते हुए संयुक्त राष्ट्र ने संकल्प कब पारित किया था? ARES 77324 के माध्यम से 25 अगस्त 2023 को विश्व बास्केटबॉल दिवस घोषित किया। ठीक है। नेक्स्ट हमारा है नोगा, जिसे कैंक्रम ऑरिस या गैंग्रीनरा स्टाटामाइटिस के रूप में भी जाना जाता है, को हाल ही में विश्व स्वास्थ्य संगठन की उपेक्षित उष्णकटिबंधीय रोगों की श्रेणी में डाला गया है, शायद यही था, की सूची में जोड़ा गया है। नोगा मुख्य रूप से उष्णकटिबंधीय और उपोष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में गरीब समुदायों को प्रभावित करता है, विशेष रूप से 2 से 6 वर्ष की आयु के बच्चों को। क्या लिखा है इसमें? नोगा। ठीक है, नोगा है एक बीमारी एक तरीके से, जिसे कैंक्रम ओरिस या गैंग्रीनरा
स्टामाटाइटिस, गैंग्रीनरा स्टामाटाइटिस याद रखिएगा ना, के रूप में जाना जाता है, जो हाल ही में विश्व स्वास्थ्य संगठन की उपेक्षित उष्णकटिबंधीय रोगों की श्रेणी, उपेक्षित मतलब ऐसी बीमारियां हैं उष्णकटिबंधीय प्रदेशों में जिनकी मतलब बड़े बड़े संगठनों द्वारा, जैसे WHO हो गया, WTO हो गया, और कोई संस्थान है उनके द्वारा उपेक्षा किया, इनको ध्यान से मतलब इनको ज़्यादा सीरियस नहीं लिया जाता है, तो उपेक्षित श्रेणी है उसमें जोड़ा गया है इन्हें। नोगा मुख्य रूप से कहाँ की है? उष्णकटिबंधीय और उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में गरीब समुदायों को प्रभावित करता है। आपसे पूछ सकता है कि जो नोगा मुख्य रूप से है वो कौन से रीजन में लोगों को प्रभावित करता है? तो उष्णकटिबंधीय और उपोष्ण कटिबंधीय हो सकता है। क्वेश्चन इस तरीके से भी पूछे आपसे कि ज़्यादातर अमीर परिवारों या अमीर लोगों को या समुदाय को प्रभावित करता है, तो वो गलत है। किसको? गरीब समुदाय को प्रभावित करता है। विशेष रूप से ज़्यादा इफेक्टेड कौन होते हैं इससे? 2 से 6 वर्ष की आयु के बच्चे। जो 2 से 6 वर्ष की आयु के बच्चे होते हैं वो इस बीमारी से या इससे ज़्यादा इफेक्टेड होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव हरियाणा के कुरुक्षेत्र में शुरू। ठीक है, तो क्या है? राष्ट्रीय गीता महोत्सव मनाया गया है हरियाणा में, उसके बारे में है ये। राष्ट्रीय गीता महोत्सव हरियाणा के कुरुक्षेत्र में मनाया गया है। 17 दिसंबर से 24 दिसंबर तक मनाया जा रहा है ये। अब मतलब 17 दिसंबर से स्टार्ट हुआ है, 24 तक ही चलेगा। अभी कंटिन्यू है, जब मैं पढ़ा रही हूँ तभी चल रहा है। ठीक है, उपराष्ट्रपति जयदीप धनखड़ शामिल थे इसमें, मुख्यमंत्री मनोहर लाल शामिल है इसमें, गीता मनीषी स्वामी ज्ञानानंद भी शामिल हैं। पवित्र ग्रंथ गीता की महाआरती होगा ये, महाआरती व महापूजन कर विधिवत रूप से स्टार्ट हुआ है। तो आपसे पूछ सकता है कि जो अभी अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव शुरू हुआ है वो कहाँ हुआ है? तो हरियाणा के कुरुक्षेत्र में शुरू हुआ है। और कब से कब तक चलेगा? 17 दिसंबर से 24 दिसंबर तक चलेगा। इस महोत्सव की शुरुआत में कौन कौन शामिल था? पूछ सकता है आपसे क्वेश्चन में, बोले कि राष्ट्रपति शामिल थे, नहीं, उपराष्ट्रपति जी शामिल थे इसमें, मुख्यमंत्री शामिल थे, और एक और हैं गीता मनीषी स्वामी ज्ञानानंद जी भी इसमें शामिल थे। ठीक है, ये 3 लोग शामिल थे। इन्होंने सारे लोगों ने मिलकर के इस महोत्सव की शुरुआत की है। तो चलिए ठीक है, आज की करंट अफेयर्स क्लास हम यहीं तक रखते हैं। आप क्लास को ध्यान से देख लीजिएगा, रिवीजन कर लीजिएगा, नोट्स भी बना लीजिएगा, क्योंकि कल जब हम नई क्लास स्टार्ट करेंगे तो हम इसी क्लास से नोट्स से उठा करके कुछ क्वेश्चन बनाएंगे। उससे आपको पता चलेगा कि आपने क्लास की थी, उससे आपको कितना समझ आया है, आपके दिमाग में चीज़ें रह रही हैं या नहीं रह रही हैं। ठीक है, तो अगर आपने हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जो भी हम नेक्स्ट वीडियो डालें, चाहे वो करंट अफेयर्स का हो या जीएस किसी पोर्शन का हो, वो सारी आपको मिलते रहें। आर एग्जाम्स के लिए हम बहुत सारे वीडियो आपको फ्री में प्रोवाइड कर रहे हैं, तो आप सब्सक्राइब करेंगे तो आपको सारी चीज़ें अपडेट होती रहेंगी। और अगर आपने हमारा ऑफिशियल एप्लीकेशन डाउनलोड नहीं किया है तो आप प्ले स्टोर से जाकर डाउनलोड कर लीजिए। और नोट्स और PDF और PPT के लिए आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। आई होप आप अच्छे से पढ़ रहे होंगे, आपकी सारी चीज़ें अच्छी जा रही होंगी। हैव अ गुड डे, थैंक यू।